वो अपना शूट मुकम्मल करके घर के लिए निकली थी और गाड़ी में बैठते उसने बैक सीट से सर टिकाया और आंखें मूंद गई। अचानक गाड़ी झटके से रुकी तो उसने जल्दी से आंखें खोली। क्या हुआ चाचा? उसने अपनी अजली नरम लहजे में पूछा। सामने गाड़ी आ गई है बिटिया, उन्होंने रास्ता रोका हुआ है। अब उसमें से 2 आदमी निकलकर हमारी तरफ आ रहे हैं। चाचा की आवाज पर उसने चौंक कर सामने देखा। फिर उन आदमियों ने पास आकर दरवाजा खोला और उसके बाजू से खींचकर उसे बाहर निकाला। क्या पागलपन है, छोड़ो मेरा हाथ। कौन हो तुम लोग? वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए चिल्ला कर बोली। फिर उससे पहले कि उसे घसीट कर गाड़ी तक लाते कि एक बाइक उनके पास आकर रुकी। उस पर से एक आदमी उतरा। उसने अपना हेलमेट उतार कर गाड़ी के साथ लिट गया और आदमियों के साथ आकर झगड़ा। वो साकित और जामिद उस शख्स को देख रही थी जो न जाने कौन था, मगर वो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। कसरती बदन, गंदमी रंगत और चेहरे पर दबेज संजीदगी। वो किसी माहिर फाइटर की तरह लड़ रहा था। कुछ ही देर में वो आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुके थे। आप ठीक है मैडम? उस शख्स ने पास आकर पूछा तो एकटक उसके चेहरे की तरफ देखे गई। मैडम आप ठीक है? उसकी आंखों के आगे हाथ लहराते हुए तेज लहजे में बोला तो हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी जहां पर लोग इन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। या आई एम ओके। वो फौरन खुद को संभालते हुए बोली और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई, मगर जाते जाते भी उसने पलट कर उसकी तरफ देखा जो कि अपनी बाइक पर बैठ रहा था, और फिर वो बाइक पर बैठता जन से उसे उड़ाता वहां से निकलता चला गया। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठी और कुछ ही देर में वो घर पहुंची, और घर पहुंचने से कबल वो खबर उसकी माँ लैला तक पहुंच चुकी थी। लैला तुम ठीक हो स्वीटहार्ट? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? लैला ने पास आकर उसे छूकर देखते हुए पूछा और साथ ही उसके हसीन चेहरे को बगौर देख रही थी। थैंक गॉड तुम्हें कोई खराश नहीं आई, ये चेहरा बहुत कीमती है। लैला बोली तो लब भींच कर आएगी। खैर जिस शख्स ने तुम्हें बचाया ना, उसके बारे में मैंने पता करवा लिया है, पुलिस वाला है शायद। वो ऐसा करूंगी कल उसे बुलाकर कुछ इनाम दे दूंगी। लैला ने कहा तो जोर से चौंकी। उसकी जरूरत नहीं है मॉम, आप ऐसा कीजिए कि उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए, मैं उसे अपने सेट पर बुलाकर इनाम दूंगी। वो इत्मीनान से बोली। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेना। शाम को तैयार है ना, एक पार्टी में जाना है। प्लीज मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना, मैं बहुत थकी हुई हूँ शूटिंग की वजह से। आप चले जाइए ना, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर जाऊंगी। वो जल्दी तो बोली तो मिसिस लैला ने कुछ सोचते हुए सर इस बात में हिला दिया। अगले दिन उसने कमिश्नर साहब को फोन करके उस ऑफिसर को अपने शूटिंग के सेट पर बुला लिया था। उसका भी शॉट रेडी था, मगर जब भी वो अंदर दाखिल होता दिखाई दिया, वो ब्रेक लेती उसकी तरफ बढ़ी। हाय मैं लैला, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। इंस्पेक्टर शाह से वो हाथ मिलाता स्मार्ट लहजे में बोला, आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच, तो इसीलिए आपको उसकी औज इनाम देना चाहती हूँ। अब बताइए क्या लेंगे आप? उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े हुए बोली। दिमाग खराब है आपका? मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी और आपने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैं आपकी तरह फजूल एक्टिविटीज नहीं करता, सो प्लीज आइंदा से इस तरह की हरकत मत कीजिएगा। और हाँ, अपना नाम रखिए अपने पास, अमीरजादी हैं आप, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो इंतहाई सेट लहजे में बोला तो हैरान परेशान से देख रही थी। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा, अब गुस्सा क्यों कर रहा है? और अपने लब कुचलते हुए बोली। मोहतरमा मैं अपनी ड्यूटी पर था कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि आपने मुझे याद फरमाया और मैं भागा यहाँ चला कि शायद आपने कल के हादसे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिया, मगर आपने तो मुझे इनाम देना था। मेरा काम लोगों की जान बचाना है और मुजरिमों को पकड़ना। आप जैसे लोगों से मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। वो तलख लहजे में बोलता जा रहा था और फिर वो एक झटके से वहां से मुड़ा और निकलता चला गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी खूबसूरती से कोई मर्द घायल ना हुआ, मगर ये पहला मर्द है जिसे मेरी खूबसूरती भी मुतासिर नहीं कर पाई। वो दिल ही दिल में खुद से बोली और फिर शॉट के लिए रेडी होने लगी। फिर वो घर के लिए ही निकली थी कि रास्ते पर एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो उसने गर्दन घुमाकर देखा तो बाइक पर शाहज़ेब बैठा हुआ था और उसके पीछे एक लड़की थी। उसके अंदर बेचैनी सी होने लगी। उसने ड्राइवर से पीछा करने को कहा और गाड़ी एक पॉलर के सामने जाकर रुकी। वो लड़की बाइक से उतरकर अंदर की जाने बढ़ गई और शाहज़ेब अपनी बाइक जल्द से वहां से उड़ाता आगे बढ़ गया। वो गाड़ी से निकली और पॉलर की जाने पड़ी। जैसे ही अंदर दाखिल हुई सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। माय गॉड, आप हमारे पॉलर पे, आप लैला जी है ना? वो सबके सब उससे सवाल पे सवाल करने लगे। वो चुपचाप सबके जवाब दे रही थी और उसकी निगाहें उसी लड़की को तलाश कर रही थी। जब भी वो एप्रन पहने अंदर दाखिल हुई और उसे देखकर वो चौंकी। हाय मैम, मैं निदा, पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? उस लड़की ने पास आकर कहा। शॉर्ट, लेकिन इससे पहले मुझे अपना मैनिक्योर करवाना है, तुम करोगी?
उसने अचानक से कहा तो लड़की चौंक गई। नहीं मैम, ये मैनिक्योर नहीं करती, ये मेरी मेहंदी वाली है और बस मेहंदी लगा सकती है। ओ अच्छा, तो ठीक है, तो मेरी मेहंदी लगा दो। नैना ने कहा तो उसका चेहरा खिल उठा। वो सोफे पर बैठकर मेहंदी लगाने लगी। तुम अभी किसके साथ आई थी? क्या लगते हैं वो तुम्हारे? उसने ऐसे ही बातों के दौरान पूछा। वो मेरे भाई है। निदा ने कहा। ओह अच्छा, दरअसल मेरे भाई को पसंद नहीं है कि हम लोग इस तरह अकेले बाहर जाएं। वो कहते हैं कि आजकल का दौर नहीं है, इसलिए वो हमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इसके अलावा और भी कहीं जाना हो ना तो अपना टाइम निकालकर हमें घर से पिक कर लेते हैं। हालांकि वो इंस्पेक्टर है, लेकिन अपना टाइम निकालकर मुझे यहाँ ड्रॉप करने जरूर आता है। मुझे मेहंदी लगाने का हमेशा से शौक था, पर यहाँ जॉब मिल रही थी, मैंने अप्लाई किया और यहाँ आ गई। निदा को शायद कुछ ज्यादा ही बोलने का शौक था। पता है, मैं आपका ड्रामा और मूवी देखती रही हूँ, आज लाइव देखा है, आप सच में बहुत ही प्यारी है। कुछ देर के बाद निदा ने कहा, और इसके अलावा बता, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरी आपी है, उनकी शादी होने वाली है, पता है, वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैंने जाकर इनको बताया ना कि मैं आपसे मिलकर आई हूँ, तो उन्होंने यकीन ही नहीं करना। वो आंखें मीच कर बोली, तो एक काम करो, तुम जाकर बताना ही ना, मुझे उनकी शादी पर इन्वाइट कर लो, मैं खुद से प्राइज दे दूंगी। उसने अचानक से कहा तो निदा ने बेयकीनी से उसे देखा और फिर उसका चेहरा खिल उठा। जरूर, लेकिन मैं अपने पास कार्ड तो है नहीं मेरे पास। अफसरदा लहजे में बोली, कोई बात नहीं, तुम मेरा नंबर ले लो, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। हल्का सा मुस्कुराकर बोली तो निदा ने जल्दी से नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। मेहंदी लगवाने के बाद वो घर वापिस आई तो लैला लाउंज में ही बैठी थी और उसके हाथों पे भर भर के मेहंदी देखी तो चौंक गई। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये क्या तुमने? तुम्हारी शूटिंग है और इसमें तुम्हारे बेवा होने का रोल है, क्या हो गया तुम्हें यार? लैला सर पकड़ कर बोली तो लब भींच गई। मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने लगवा ली, अब मैं शूटिंग की वजह से अपने दिल को मारती रहूं? आखिर कब तक? कुछ दिन तक, वैसे भी मैं ब्रेक लेने वाली हूँ, मुझसे नहीं होती शूटिंग। उसने कहा तो लैला ने उसे ऐसे दिखा जैसे उसके सर पर सींग उग गए हों। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ये फैसला करने वाली होती कौन हो? तुम्हारे बारे में हर फैसला मैं करूंगी। लैला तिलमिला कर बोली, आप मेरे बारे में फैसला करना छोड़ दीजिए, अब मैंने बोल दिया है तो बस बोल दिया है, मुझे शूटिंग नहीं करनी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो कहती हुई अंदर कमरे की जाने पड़ गई और लैला परेशान से थर थाम कर बैठ गई। वो कमरे में आई और कपड़े वगैरह चेंज करके बैठी ही थी कि उसके मोबाइल पर निदा का मैसेज आया। उसने उसे कार्ड भेजा था और उस कार्ड के नीचे उनके घर का एड्रेस भी था। वो धीमा सा मुस्कुराते उठकर अटैची में से सारी चीजें दिखने लगी और अगले दिन लैला के नंबर पर ये मैसेज छोड़ा कि वो अपनी दोस्त की शादी पर जा रही है, तो इसीलिए एक हफ्ते बाद वो आकर शूटिंग करेगी। उसने सर पर स्कार्फ ले रखा था, बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था जिससे उसकी पहचान छुप गई थी। घर की गाड़ी की बजाय उसने इन ड्राइव से कार बुक करवाई। वहां पहुंची तो गली छोटी होने की वजह से ड्राइवर आगे नहीं जा सकता था, तो इसलिए उसने ड्राइवर का सारा सामान खुद बाहर निकाला, उसे घर तक छोड़ कर गया। उसने पैसे देते हुए लोहे का जंग आलूद दरवाजा खटखटाया और कुछ देर बाद एक निस्वानी आवाज कानों से टकराई, जी मुझे निदा से मिलना है। उसने कहा ही था कि साथ ही दरवाजा खुल गया। सामने एक लड़की खड़ी से गौर से दिख रही थी। आप शायद रिदा है? नैना ने कहा तो लड़की चौंकी। जी मैं रिदा हूँ, लेकिन आप? रिदा ने उलझे अंदाज में पूछा, मेरी इतनी बड़ी फैन हो और मुझे जानती ही नहीं? उसने अपना स्कार्फ पीछे को सरकाते हुए ग्लासेस हटाई तो रिदा का मुंह से चीख निकल गई, जिसको सुनकर निदा और आफिया बेगम भी हाँफती हुई बाहर निकली। हाय हाय, क्या हो गया? आफिया बेगम ने बाहर आते हुए कहा, अम्मी अम्मी ये खुमारी इश्क वाली नैना जी है। रिदा रोते हुए बोली तो नैना बेख्तियार मुस्कुरा दी, फिर उन लोगों को सलाम करते हुए अंदर आई। आप यहाँ? निदा ने पूछा। हाँ, मैंने सोचा कि मेरी दोस्त ने मुझे इनवाइट किया है अपनी बहन की शादी पर, तो मुझे चले जाना चाहिए। मैंने कभी शादी अटेंड नहीं की है ना, मिडिल क्लास फैमिली की, तो मुझे ये शादी देखनी थी और मैं भागे चली आई। हालांकि मैं जानती हूँ कि 2 दिन के बाद शादी शुरू होगी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो निदा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर निदा ने उसका अटैची थामा और अंदर की जाने पड़ गई। उसकी कॉल आ रही थी और वो सुनने के लिए वहीं पर रुकी। वो अपने ध्यान में अंदर की जाने पड़ रही थी। इस सामने से आते शाहजेब से टकराकर गिरने ही वाली थी कि वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर गया। वो यकटक उसे देखेगी, जो कि व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखों में बेयकीनी सी बेयकीनी थी। उसके कंधों से पकड़े जरा सा ऊपर हुई तो रुखसार उसके रुखसार से मिस हुआ। शाहजेब ने हड़बड़ाकर उसकी कमर को छोड़ा। आप यहाँ? शाहजेब ने पूछा। भाई, ये मेरी दोस्त है नैना जी। वैसे मैं जानती हूँ आप इन्हें नहीं जानते होंगे। दरअसल मेरे भाई को बिल्कुल भी ड्रामा वगैरह का शौक नहीं है, वो बस टॉक शो देखते हैं या न्यूज, तो इसलिए आपके बारे में जानते नहीं है।
निदा ने पास आकर चेक कर कहा तो शाहजेब सर झटक कर बाहर निकल गया। फिर वो सारा दिन शाहजेब की मुंतजिर ही रही और शाम को घर वापस आया तो जैसे उसके बेकरार दिल को करारा है। रात के खाने पर काफी एहतमाम किया गया था। वो सब लोग जमीन पर चटाई बिछाकर बैठकर खाने वाले थे। नैना उसके सामने बैठ गई। भाई, आपको पता है नैना जी पूरे 8 दिन तक हमारे साथ रहेंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है वो हमारी जुल कुकड़िया कजन है ना, जल जल कर मर जाएंगी। निदा ने कहा। निदा, बुरी बात ऐसे नहीं कहते बेटे। आफिया बेगम ने उसे डपटते हुए कहा। हाँ तो ठीक ही तो कह रही हूँ मम्मा, ऐसी शोकियां मारती है जिससे न जाने कहाँ की हूर पड़िया हो। पता है हम जिस भी शादी पर जाते हैं वो कोई बुलाता ही नहीं है, ऐसे जिसे हम लोग अछूत हो। अब देखना मैं भी इनमें से किसी को लिफ्ट नहीं करवानी। और देख ले इस बार चाचू साहब भी आ रहे हैं अपनी जुनैरा के साथ। अब पता है भैया, उन्होंने कहा कि इन्हें बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तो लगता है वो अपनी जुनैरा का रिश्ता देंगे। ईदा की बात पर शाहजेब का हाथ रुक गया और बेख्तियार आफिया बेगम को दिखने लगा। क्या चाचू ने कोई बात की अम्मी? उसने चौंक कर पूछा। हाँ कह तो रहे थे। अब देखो वैसे मुझे तो बहुत पसंद है, वो तो शुरू से हमारे साथ बड़ी अटैच रही है। माशाल्लाह से बागीदार बची है। आफिया बेगम ने कहा तो नैना ने बेचैनी से पहलू बदला। न जाने उसे अनदेखी सुनहरा नामी लड़की से जलन क्यों महसूस हो रही थी। फिर रात को लैला से बात करने के बाद बाहर आई तो निदा और रिदा बड़े इत्तेफाक से बैठी मोबाइल पर कुछ देख रही थी। क्या हो रहा है भाई? उसने पास जाकर पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही आउटफिट देख रहे थे। निदा ने कहा। किस ब्रांड का लहंगा आपने लिया रिदा? उसने पूछा। ब्रांड का तो नहीं लिया, वो अनारकली बाजार में नाम लहंगे वाले अंकल है ना हमारे जानने वाले, तो वो रेंट पर देते हैं, तो बस वहीं से रेंट पर लिया है। मुझे तो बहुत शौक था काशी का लहंगा पहनूं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना, वो बहुत महंगा है। मुझे तो उसका फेशियल भी करवाना था। अफसरदा थी बोली। बस इतनी सी बात हो जाएगी, हम कल ही जाएंगे। वो बोली तो निदा और रिदा ने बेयकीनी से उसे देखा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, अम्मी नाराज होंगी और भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा। रिदा ने कहा। अरे मैं हूं ना, आंटी को मैं मना लूंगी, डोंट वरी। नैना ने कहा। फिर अगले दिन उसने आफिया को एक बार ही कहा तो मान गई। उसके लहजे में इतनी मिठास थी कि आफिया बेगम से ना हुआ ही नहीं। लेकिन जब वो शाम तक वापस आई और शाहजेब घर पहुंचा और आफिया बेगम उसके सामने तस्करा कर दिया तो परेशान हो गया। क्या हो गया है मम्मी? आपको एक गैर लड़की के साथ किस तरह भेज सके आप अपनी बेटियों को? अरे उस लड़की की तो खुद इतने दुश्मन है, मुझे यकीन नहीं आता आपने इस तरह भेज दिया। वो सर थामे वो बोला, फिर उसका नंबर मिलाने लगा मगर नंबर आउट जा रहा था। उस लड़की का नंबर पता है आपको? उसने लब कुचलते हुए पूछा। मुझे नहीं पता बेटे, आफिया बोली और फिर पूट पूट कर रोती। दरवाजा खटका और तेजी से बाहर की जाने पड़ा तो उन लोगों की बजाय उसके चाचा और रिदा के ससुराल वाले खड़े थे और उन्होंने आज रिदा को मायों का जोड़ा पहनाना था और बामुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते उन्हें अंदर ले आया। उन्हें बिठाने के बाद वह उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकलने वाला था कि तभी बाहर गाड़ी रुकी और वो तीनों हंसती मुस्कुराती बाहर निकली। शाहजेब की आंखों से निकलते शोले देख रिदा और निदा तो सहम गई। तुम लोगों का दिमाग खराब है? यहाँ मैं पागल हूँ, फोन कर करके फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो दहाड़ा। वो भाई मेरा मोबाइल गरी था और रिदा का मोबाइल बंद हो गया था। निदा ने सहम कर कहा। अफसोस होता है मुझे तुम लोगों पर, जाओ अब अंदर। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला तो चुपचाप अंदर की जानी पड़ गई। नैना को देखकर तो सभी हैरान थे कि इतनी बड़ी स्टार उनके घर थी और निदा खुशी खुशी सबसे मुतारिफ करवा रही थी। फिर जुनैरा और उसका तारीफ करवाया गया। जुनैरा बड़ी खुशी इखलाकी से उससे मिली और फिर वो आफिया बेगम के साथ किचन में काम करने के चली गई। शाहजेब भी किचन में ही था, वो बेचैन से किचन की जानिब देख रही थी। फिर मजीद उससे रहा नहीं गया, वो उठकर किचन में आई। लाइए मुझे दीजिए, मैं कोई काम करती हूँ। वो पास आकर बोली। रियली आप काम करेंगी? मुझे तो लगता है कभी आपने घर में उठकर पानी भी नहीं पिया होगा। शाहजेब ने तंजिया अंदाज में कहा तो वो लब भींच कर रह गई। न जाने वो शख्स इससे इतनी खार क्यों खाता था। जितनी बार भी उससे मुखातिब होता फाड़ खाने वाले अंदाज में हुआ था, जबकि उससे कोई नापसंदीदा शख्सियत हो। आंटी जी मुझे सिखाएंगी और मैं सीख लूंगी। वो जल्दी से आफिया बेगम के पास जाकर बोली तो मुस्कुराते हुए उसे सैलेड काटना सिखाने लगी। वो कनखियों से शाहजेब को देख रही थी जो कि जुनैरा से मुस्कुराकर कोई बात कर रहा था। बेध्यानी में खीरा काटते काटते उसकी उंगली पर छुरी फिर गई। उसने सिसकारी बढ़कर छुरी छोड़ी तो तीनों उसकी जाने मुतवज्जा हुए। आफिया बेगम ने जल्दी से बैंडेज लगा दी। शाहजेब बेजारी से उसे देख रहा था। उसकी बेतनाई पर वो तड़प रही थी। अगले दिन शादी का फंक्शन शुरू हो चुका था। मेहंदी पर काफी ज्यादा वो खूबसूरत लग रही थी और लोग उसे देखकर हैरान थे और उसे छू छू कर देख रहे थे। निदा बड़ी फख्र से उसे सबसे मुतारिफ करा रही थी।
अगले दिन बारात का फंक्शन भी खैर आफियत से गुजर गया और शाजिब से इसकी बहुत कम मुलाकात हुई थी क्योंकि वो ज्यादातर शादी के फंक्शन में बिजी था। रुखसती के वक्त निदा के गले लगकर काफी ज्यादा रोई और आफिया बेगम भी अपने दुपट्टे से बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। नैना भी नम आंखों से उन्हें देख रही थी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी शादी को बहुत स्पेशल बना दिया, ये लहंगा दिलवाकर। रिदा ने जाने से पहले उसके गले लगते हुए कहा, दोस्तों में नो थैंक यू नो सॉरी, और ये मेरी तरफ से तोहफा था। और इसका रुखसार थपथपा कर बोली। फिर कुछ देर के बाद वो लोग घर के लिए निकल आए। अभी वो घर पहुंची ही थी कि उसी वक्त लैला अंदर दाखिल हुई। हद होती है किसी चीज की, तुमने मुझे मैसेज किया तुम अपनी किसी दोस्त की शादी पर जा रही थी, ये थी तुम्हारी दोस्त? पूरे मीडिया में तुम्हारी तस्वीर पहुंच चुकी है, तुम इन टिपिकल मिडिल क्लास लोगों के बीच में हो। हद होती है किसी चीज की, तुम्हें अपनी रेपुटेशन का जरा भी ध्यान नहीं। तुम समझते क्यों नहीं हो नैना कि तुम एक सेलिब्रिटी हो? नैना मलिक ने आते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। क्या अब मैं दोस्ती में आपसे मुश्किल करूंगी? और ये सब देखकर ये मिडिल क्लास है या अपर क्लास? ठीक है, आपको पता चल गया था मैं यहाँ पर हूँ, तो आपको यहाँ पर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और आप यहाँ पर आकर किसी की इंसल्ट नहीं कर सकती। वो भी जवाबन गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किस तरह बात कर रही हो मुझसे? अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ चल रही हो। मिस लैला मलिक ने कहा, सॉरी मॉम, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए, मैं कल वापिस आ जाऊंगी। वो बोली तो लैला ने लब पीछ ली। फिर वो काफी देर बैठकर उसे समझाती रही, मगर वो भी अपनी जिद पर अड़ चुकी थी। वो जानती थी कि जब तक वो अपनी जिद पूरी नहीं करेगी उससे 1 इंच नहीं हटेगी। कुछ देर के बाद लैला जा चुकी थी। वो चाय पीने के इरादे के लिए किचन में आई तो एकदम से दरवाजे पर रुक गई। जुनैरा और शाजिब किचन में बैठे खाना खा रहे थे। आपको कुछ चाहिए था? जुनैरा ने पूछा। वो मैं चाय बनाने आई थी, वो बोलती हुई फ्रिज की जाने पड़ी। आप रहने दीजिए, मैं बना दूंगी। जुनैरा ने कहा, नहीं, चाय तो मैं सिर्फ अपने हाथ की पीती हूँ, घर में भी। वो मुस्कुरा कर बोली, क्या वाकई? मुझे तो लगता है आपको शायद चाय तक नहीं बनानी आती होगी। जुनैरा ने कहा, बस चाय ही बनानी आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। उस सादा से लहजे में बोली और चाय का पानी रखकर साथ ही वो कनखियों से इस दुश्मन जान की तरफ भी देख रही थी जो कि जुनैरा के साथ बातों में बिजी था। वो उसकी खातिर उस घर आई थी, मगर उसने इतने दिनों से एक बार भी उससे बात नहीं की थी। फिर जुनैरा का फोन बजने लगा और वो उठकर बाहर चली गई। कुछ देर के बाद शाजिब खाना खाकर उठा और वो भी बाहर जाने ही वाला था कि नैना ने उसे पुकारा, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि सुबह मैंने चले जाना है तो इससे पहले ये बात करना चाहती हूँ। वो आहिस्ता से बोली, कैसी बात? वो इसकी जानिब मुड़ते हुए संजीदगी से बोला, दरअसल मैं आपको चाहने लगी, शादी करना चाहती हूँ आपसे, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? वो जल्दी से बोली तो शाजिब के माथे पर अनगिनत पल पड़ गए। ओह, तो आप यहाँ आने की वजह आपकी ये थी? मैं भी कहूँ कि अचानक से मेरी बहन के साथ आपकी दोस्ती कैसे होगी? मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी बहन को सीढ़ी बनाया ना आपने। आपको क्या लगता है कि जो इतनी मेहरबान हुई है आप इन चंद दिनों में, उसकी वजह से मैं मुतासिर हुआ हूं आपसे? बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है, और देखिए पूरी की पूरी दाल काली थी। सुबह को यहाँ से चुपचाप चले जाइएगा, क्योंकि आप जैसी लड़की को मैं अपनी जिंदगी में कभी शामिल नहीं कर सकता। करैक्टरलेस, बेहया, बेशरम, जिसका ताल्लुक एक गंदगी से है। आपको शायद पता नहीं कि मैं फिल्में ड्रामे नहीं देखता, और जब मैं देखता नहीं हूँ तो इसमें काम करने वालों को कैसे पसंद कर सकता हूँ? आप जैसे लोग मेरी जूती की नोक पर होते हैं। मेरी बहन और इन जैसे चंद लोग आपसे मुतासिर है, तो आपको लगा कि मैं भी आपसे मुतासिर हो जाऊंगा। मैं इंस्पेक्टर शाजिब हूँ। आप जैसी की लड़कियों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। मेरी पसंद जुनैरा है। उस सच लहजे में बोला, मैं आपसे सच में बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं करैक्टरलेस नहीं हूँ। आपको पता है, जिस जगह से मैं ताल्लुक रखती हूँ वहां इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। और हाँ, मैंने 1-2 आइटम सुन किया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी लड़की हूँ। आप कहोगे ना तो मैं वो सब छोड़ दूंगी। प्लीज, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की है, और यहाँ तक कि उसकी खातिर उसके घर तक आ गई। मैं जानती हूँ मैंने ये बहुत गैर मुनासिब हरकत की है, लेकिन आप मुझे इस तरह से जज मत कीजिए। प्लीज मुझसे शादी करें। उसके दोनों हाथ को थामते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा मेरे सामने की बात मत करना, वरना जुबान काट के रख दूंगा तुम्हारी। और हाँ, जैसे चुपचाप आई थी ना, वैसे ही यहाँ से वापस चली जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से किसी किस्म की कोई तकलीफ हो। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो सर लजे में बोला तो नैना की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी।
وہ اس کے बाजू से जकड़कर उससे मुकाबिल खड़े होते हुए उसकी जबड़े बीच गया। तुम्हें मैं क्या कहूँ, कसूर तो तुम्हारी माँ का है। तरबियत अच्छी की होती तो ऐसी हरकतें न करती। खैर, मुझे अपना मुस्तकबिल बहुत अजीज है। मेरे साथ सिर्फ ज़ुनैरा जैसी लड़कियां ही गुजारा कर सकती है, तुम जैसी नहीं। ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये मोहब्बत है, यही चीज तुम्हें बाद में जहमत लगेगी जब मेरी जेब तुम्हें खाली दिखेगी, क्योंकि मैं मामूली सा पुलिस ऑफिसर हूँ और पता नहीं मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं इंस्पेक्टर ही हूँ और मुझसे बड़े लोग जो रिश्वतखोर है वो कहीं के कहीं पहुंच गए, मगर मैं अपनी ईमानदारी की वजह से वहीं का वहीं खड़ा हूँ और मैंने अपनी जमीर को नहीं बेचा। जिस दिन मैं अपने जमीर को बेच दूंगा ना, उस दिन तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। वो सर्द लहजे में बोला, आप जो है कुछ अरसे के लिए मुझसे शादी कर लें, अगर मैं ऐसा वैसा कुछ करूंगा ना तो जान से मार दीजिएगा। वो तरफ कर बोली, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारी मोहब्बत में। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम लोग कभी घर नहीं बसा सकती जिसे तुम्हारी माँ ने नहीं बसाया था। 3 बार तुम्हारी माँ ने शादी की है और शोबिस की दुनिया में बदनाम तरीन औरत है तुम्हारी माँ नैला मलिक, और तुम भी उसी की बेटी हो ना, तो इससे कम कैसे हो सकती हो। और हाँ, जो अभी तुम कह रही थी ना कि तुम मेरे बिना मर जाओगी, तो ये सिर्फ बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मौत अपने वक्त पर आती है। वो सर्द लहजे में बोला और फिर एक झटके से मुड़ता वहां से निकलता चला गया। अगले दिन वो वापस घर आ चुकी थी, मगर वो रोज उससे फोन पर करके एक ही बात दोहराती थी। वो हर बार उसकी इंसल्ट करके फोन बंद कर देता था, मगर न जाने वो किस मिट्टी की बनी थी। उसकी हर इंसल्ट के बावजूद वो उसकी मोहब्बत की दावेदार थी। आज ज़ुनैरा घर वापस जा रही थी और आफिया बेगम ने चचा जी से रिश्ते की बात की, तो वो कुछ पल के लिए सर झुकाकर बैठ गए। मैं तो इस रिश्ते को करना चाहता था, मगर ज़ुनैरा नहीं मानी। वो अपने किसी क्लास फेलो को पसंद कर दिए। चाचा की बात पर वो साकित रह गया और एक झटके के से ज़ुनैरा की तरह उड़ा, ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा था तुम मुझे पसंद करने लगी हो और मैं तो तुम्हें ऐसी लड़की नहीं समझता था। वो लब भींच कर बोला, ऐसी लड़की से मतलब क्या है आपका? क्या मुझे हक हासिल नहीं कि मैं अपने लिए कोई लड़का पसंद कर सकूं? मुझे वो पसंद आया क्योंकि उसका मुस्तकबिल अच्छा है, मगर तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। तुम ही उस दिन कह रहे थे ना उस नैना से कि तुम्हारे साथ उसका गुजारा नहीं हो सकता, और भी बहुत कुछ तुमने बोला था। एक एक बात सुनी मैंने, सिर्फ नैना का ही मेरा भी गुजारा नहीं हो सकता। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ और मैं बहुत अमीरों वाली जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन हमेशा मेरी ख्वाहिशात पूरी हुई है। और तुम्हारे साथ शादी करके मुझे बहुत सारी चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ख्यालात बहुत अजीब है, तंग ज़हन हो तुम। और ये बात तो चलो एक अलहदा बात है, इसके अलावा तुम्हारी और कितनी है? ना तुम्हें सरकारी तौर पर घर मिला है और ना ही प्रमोशन। किसी की सिफारिश से तुम अपना प्रमोशन नहीं करवाना चाहते। मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ईमानदार हो, मगर ईमानदारी से पेट नहीं भरता। मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ा और इसीलिए मैंने किसी और को चुना। और बाकी ना जाने तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। क्या मैंने तुमसे कही ये बात? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ज़ुनैरा ने उसे जैसे जमीन पर लापट खा था। वो कितने घंटे से कमरे में खुद को बंद किए हुए था। उसका मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन की जानिब देखा तो नैना की कॉल आ रही थी। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान को लगाया। कैसे हैं आप? मुझे ऐसा लगा जैसे आप बहुत तकलीफ में हैं। आप ठीक तो है ना? वो बेताबी से बोली। तुम्हें लगा या फिर मेरी बहन ने तुम्हें बताया? वो तलख लहजे में बोला, क्या मतलब? क्या बताया? मुझे और मेरी किसी से बात नहीं हुई। मैं तो अभी शूटिंग से वापस आई हूँ और आती ही आपको कॉल की है। वो आहिस्ते से बोली तो वो सर झटक कर आ गया। अच्छा, कुछ दिन पहले तुम मुझसे कह रही थी ना कि मैं तुमसे कुछ महीनों के लिए शादी कर लूं और अजमा लूं, तो 3 माह के लिए मुझसे शादी करोगी? सिर्फ 3 मंथ के लिए। दूसरी तरफ उसने आहिस्ते से सवाल किया, क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम 1 महीने से भी बेजार हो जाओगी मुझसे। वो तलख लहजे में बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। वो जल्दी से बोली, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी माँ से मिलने आ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि उनकी तरफ से ना नहीं होगी। वो बोला और कॉल काट दी। नैना तो जैसे खुशी से खिल उठी थी। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उससे शादी के लिए मान गया। वो जल्दी से उठकर लैला के कमरे की तरफ आई और उनसे बात की तो वो हाथे से ही उखड़ गई। तो ठीक है, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, घर से भाग कर शादी कर लूंगी। वो तब कर बोली और वहां से निकल गई। फिर अगले दिन न जाने किस दिल से लैला ने शादी के लिए हाँ बोला और उसने उसी वक्त निकाह का कहा। इस कदर अफरा तफरी में शादी हुई और वो रुखसत होकर घर आ गई, जो इसे किसी जन्नत की तरह लगता था। वो इजला और उसी में बैठी उसी की मुंतजिर थी कि जब ही वो अंदर दाखिल हुआ। इन चंद महीनों में तुम्हें वो सब करना होगा जो एक मिडिल क्लास आदमी की बीवी करती है। यहाँ मेरे घर में ना तो कोई नौकर है, तो इसलिए अपने शौहर का हर काम तुम खुद करोगी। कर लोगी ना?
उसको थोड़ी सी थामे चबा चबा कर बोला, जी इंशाल्लाह। और जल्दी से बोली तो बिना कुछ बोले वसीद उठकर वॉशरूम की जान पड़ गया। फ्रेश होने के बाद वो आकर दूसरी साइड पर करवट लेकर लेट गया। नैना लग कुचलते हुए उठी और अपना भारी ड्रेस बदलने के बाद आकर उसके पहलू में लेटी। उंगलियां चिटकाते हुए छत पर लगे उस पंखे को देख रही थी, जिसकी हवा इंतहाई कम थी। गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर के बाद उठकर बाहर सहन में आई तो वहां पर आफिया बेगम सोई हुई थी, मगर खटका होने से उनकी आवाज खुल गई। क्या हुआ बच्चे, नींद नहीं आ रही कमरे में? उन्होंने पूछा। वो रिदा और निदा के साथ मैं छत पर सोती रही हूँ ना, तो कमरे में घुटन हो रही है। वो आहिस्ते से बोली, हाँ वो निदा ऊपर ही सोती है, लेकिन जब से रिदा की शादी हुई है तब से इसने ऊपर सोना छोड़ दिया है। और शाहज़ेब तो सोता ही नहीं है, उसे गर्मियों में भी छत पर सोना अजाब लगता है। आफिया बेगम ने उससे कहा, मैं आपके साथ चारपाई बिछा लूं? उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, जरूर। उन्होंने कहा तो चारपाई बिछाकर उस पर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई थी। शाहज़ेब की सुबह आंख खुली तो वो बेड पर मौजूद नहीं थी, तो आंखें मसलता हुआ उठकर बाहर आया तो चारपाई पर सो रही थी। वो चलता हुआ पास आया और उसके सभी चेहरे को देखने लगा। वो सोते हुए किसी मासूम से बच्चे की मानित लग रही थी। वो सर झटक कर वॉश बेसिन की जाने पड़ा और मुंह हाथ धोने के बाद वो किचन में आया तो आफिया बेगम पराठे बना रही थी। अपनी बहू को भी कह देना था कि आपकी मदद कर देती। वो बोला, जहां मैं निदा और रिदा के लिए पकाती थी वहां अगर उसके लिए पका दूंगी तो कौन सी क्या मत आ जाएगी, वो भी तो मेरी बच्ची है ना। आफिया बेगम ने कहा, बहू इसलिए नहीं जाती है ताकि वो घर को संभाल सके। अपना बेचारा नौकर चाकर तो रखवा नहीं सकता, क्यों संभालेंगी घर? वो मुंह बनाकर बोला, क्यों, बहू के आने से पहले घर नहीं संभाला जाता था क्या? जैसे पहले संभालते थे वैसे ही अब भी हो जाएगा। और मुझे कभी कभार बहुत हैरत होती है कि तुम ऐसी सोच क्यों रखते हो। मैं तो हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह तुम्हें इतनी कामयाबी दे कि नौकर चाकर हो। वो बोली थी, पिछले 3 साल से ASP तक नहीं बन सका, वहीं का वहीं खड़ा हूं। जो मुझसे बाद में आए थे वो प्रमोशन लेकर आगे बढ़ चुके, मगर न जाने आपकी दुआएं मेरे हक में कबूल क्यों नहीं हो रही। वो तलख लहजे में बोला, क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हैं। पीछे से नैना की आवाज आई तो लब भींच कर उसे देखने लगा, जो कि गीले चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। और इस बात का आपको इल्हाम हुआ है कि मैं नेगेटिव सोचता हूँ, इसीलिए इस तरह होता है। वो मुंह बनाकर बोला, मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान जैसा सोचता है ना उसके साथ वैसा ही होता है, इसलिए अच्छा गुमान रखना चाहिए ताकि आपके साथ अच्छा हो। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली तो सर झटक रह गया। बेटा आप नाश्ता में क्या लोगी? आफिया बेगम ने पूछा। जो आप खा रहे हैं वही लोग, वही सब मैं खा लूंगी, वो कहती हुई जमीन पर बैठ गई। फिर नाश्ते से फारिग होने के बाद उसने आफिया बेगम के लाख मना के बावजूद किचन साफ करना शुरू कर दिया। और किचन साफ करने के बाद वो बाहर आई तो शाहज़ेब यूनिफॉर्म पहनने के बाद घर से निकलने वाला था। उसके पास आई और उसकी गर्दन में बाजू माइल करते आहिस्ता से उसे उसकी रुखसार पर अपने लब रखे तो शाहज़ेब की जैसे एक पल के लिए सांसें थम गई, मगर वो इंतहाई बेदर्दी से उसे पीछे को धकेलते बाहर निकल गया। नैना लब कुचलते हुए सोफे पर बैठ गई। उस शख्स की मोहब्बत में अपनी इज्जत नफ्स को तक को कुचल चुकी थी। उसकी हर नफरत और बेरुखी के बावजूद उसकी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। वो बचपन से मोहब्बतों को तरसती आई थी और उसकी माँ ने जब वो चंद माह की थी तब से डिवोर्स ले रही थी, क्योंकि इसका बाप शोबस को पसंद नहीं करता था और फिर से कभी भी उसके बाप से मिलने नहीं दिया गया। और इसके बाद उसकी माँ ने 2 बार शादी की, मगर किसी के साथ भी हमआहंगी नहीं हो सकी। वो 20 साल की होने वाली थी और पिछले 6 साल से वो शोबस में अपना नाम बना चुकी थी, ऐसा नाम जिसकी ख्वाहिश लैला ने खुद के लिए की थी, मगर उसे तो मौका नहीं मिला। मगर नैना की खूबसूरती की वजह से, वो बहुत अच्छी डांसर होने की वजह से उसे शोबस में हाथों हाथ लिया गया था। वो शायद पहली लड़की थी जिसने बड़ी स्क्रीन से काम करना शुरू किया। अब छोटी स्क्रीन पर भी वो छाई हुई थी और उसका खुमारे इश्क सीरियल हर एक का फेवरेट था, जिसमें वो एक बेवा का रोल कर रही थी। मोबाइल की रिंग होने पर उसने चौंक कर मोबाइल की जाने देखा तो उसके प्रोड्यूसर का फोन था। हाय बेबी डॉल, कब आ रही हो शूटिंग पे? जियाद खान ने पूछा। सॉरी सर, मैं नहीं आ रही। समझे कि आपको ये सीरियल बीच में छोड़ना होगा। वो इत्मीनान भरी लहजे में बोली, व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? अच्छी तरह से जानती हो ना कि तुम्हारा ये ड्रामा हिट जा रहा है और तुम इसको बीच में छोड़ना चाहती हो। मेरी TRP कितनी गिर जाएगी तुम्हें अंदाजा भी है? तो इसी तरह से जियाद खान चीख उठा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं शोबस को छोड़ने का इरादा कर चुकी हूँ। उन्होंने उसी अंदाज में बोली और फिर फोन बंद कर दिया। कुछ देर गुजरी और उसकी तोका के ऐन मुताबिक लैला का फोन था। वो भी हंसने आदत उस पर चीखने चिल्लाने लगी, आपने मुझे कहा कि शोबस में चले जाओ, मैं चली गई। अब मैं छोड़ना चाहती हूँ तो मेरी भी बात मानिए ना, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती। अगर करेंगी
तो मैं सही तरह से कुछ नहीं कर पाऊंगी। जबरदस्ती तो नहीं करवा सकती ना मुझसे एक्टिंग। वो सच लेते हुए बोली, बहुत खूब, अब उस शख्स की खातिर तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये शादी सिर्फ चंद माह के लिए है और वो तुम्हें जल्द छोड़ देगा, फिर भी उसकी खातिर अपना मुस्तकबिल खराब कर रही हो। लैला ने गुस्से से कहा, मैं अपने मुस्तकबिल की परवाह नहीं कर रही मामा, और अगर होती ना तो मैं इस चंद माह की शादी के लिए कभी ना मानती, मगर मैं अल्लाह ताला से अच्छी की उम्मीद जरूर रखती हूँ और मुझे यकीन है मैं अपनी मोहब्बत से ये रिश्ता कभी नहीं बिखरने दूंगी। पता है, पिछले दिनों जब मैं नानों से मिलने गई ना तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे डैड आपसे कितनी मोहब्बत करते थे, और वो भी एक पुलिस ऑफिसर थे, एक इंस्पेक्टर, लेकिन आपने उन्हें उसी वजह से छोड़ा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमा नहीं पा सके, आपको दे नहीं सकते थे, और बहुत ज्यादा के लालच में आपने शोबिस को ज्वाइन किया, मगर वहां से भी रुसवाई मिली, और फिर मैं आपके हत्थे चढ़ गई और पिछले 6-7 साल से एक कठपुतली की तरह आपके इशारों पर नाच रही हूँ, मगर अब बस बहुत हो गया। पता है, उस आलीशान घर में मुझे वो सुकून हासिल नहीं था जो इस घर में है। पैसा मैं जानती हूँ जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ जरूरियात जिंदगी के मुताबिक। मेरी तो जिंदगी की ख्वाहिश इतनी बड़ी रही ही नहीं है, और मुझे पता है कि मैं जिस इंसान को मैंने चुना है उसके साथ मैं निभा कर सकती हूँ। वो बोलती जा रही थी और बाहर खड़ी आफिया उसकी ख्यालात जानकर हैरान रह गई। उन्हें तो लगा था कि शायद ये शादी वाकई कुछ अरसे तक चलेगी और ये लड़की जल्द ही अपने लाइफस्टाइल से उबता जाएगी, मगर उनके तो ख्यालात में कुछ और थे। वो दिल ही दिल में अपने बेटे की किस्मत पर रश कर रही थी, जिसको इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं मिली थी। वो चुपचाप वापस पलट गई। मजीद 2 दिन गुजर चुके थे और हनूज उससे फासला बनाए हुए था, और आज भी उसके पास लेटी थी, लेकिन तकिया में चेहरा छुपाए यूं लेटा था जिसे उसके अलावा इस कमरे में कोई मौजूद ना हो। कुछ देर गुजरी तो लाइट चली गई और कमरे में हब्स की वजह से उठकर बाहर निकलकर निदा के साथ चारपाई पर सो गई। और कुछ देर गुजरी थी कि वो भी कमरे से निकला, तकिया उठाए छत की जाने पड़ गया। वो भी चुपके से उठी और उसके पीछे छत पर चली आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इसकी जानिब मुड़ते हुए संजीदगी से बोला, मैंने सोचा मैं आपके साथ ही छत पर सोती हूँ। वो बोली, एक ही चारपाई है, दूसरी कल टूट गई थी, वो जुड़वा दूंगा ना, कल सो जाना। वो जल्दी से बोला, इतनी बड़ी चारपाई है और निदा भी तो इसी तरह सोती है, मैं आपको तंग नहीं करूंगी प्लीज। वो बोली, लेकिन मैं तंग हो जाऊंगा और मुझे तंग होकर नींद नहीं आती। वो निगाहें चुरा कर बोला, मुझे आपके बिना नहीं आती, देखिए ना, मैं 2 दिन से आपके साथ कमरे में सो रही थी, हालांकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मैं आपके लिए बर्दाश्त कर सकती, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा तंग होना बर्दाश्त नहीं कर सकते क्या? वो इसके मजीद करीब होकर बोली तो लब भींच कर रह गया, फिर बिना कुछ कहे चारपाई पर लेटता रुख फिर गया। वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके साथ लेट गई। वो खुद कई दिनों से जब्त के पहरे बिठा रहा था, वो इसे इंसान बनने की कोशिश करता था, मगर आज उसके लम्ब से कतरा कतरा पिघल रहा था। फिर कुछ देर गुजरी तो उसके साथ लिपटकर उस पर टांग रख गई। वो गहरा सांस भरता सीधा हुआ तो नींद में उसके सीने पर सरकती मजीद पास होती, उसकी धड़कनों में इंतजार पैदा कर गई। उसके जब्त की तनावे भी टूट चुकी थी, उसे खुद में पीछे अपनी शिद्दत बरसाने लगा। उसकी बढ़ती शिद्दतों से वो हार बढ़ाकर खुद को छुड़ा रही थी, मगर वो अपनी आवाज खो बैठा था। फिर साथ वाले अंकल की खांसी की आवाज सुनाई दी तो उसे छोड़ता गहरे गहरे सांस बनने लगा। वो भी उसके बाजू पर सर रखे सांस बहाल कर रही थी। फिर वो रुख फेरते खुद को मलामत करने लगा। कुछ देर के बाद लाइट आई तो वो उठकर नीचे चला गया। ओह गॉड, ये क्या किया मैंने? वो सोचती हूँ क्या सोचती हूँ कि मेरे बारे में। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हुए बड़बड़ाया, और कुछ ही देर बाद वो कमरे में आई तो जल्दी से जाकर सोफे पर लेट गया। वो दिल महसूस कर बेड पर लेट गई। अगली सुबह वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो निदा किचन में लगी हुई थी। माँ कहाँ है? उसने पूछा। उन्हें अम्मी का बीपी बहुत हाई हुआ था, इसलिए मैं भाई का नाश्ता बना रही थी और मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। अम्मी को चाय रस दिए है? निदा ने कहा। ओ तो लाओ, मैं करती हूँ ना। वो जल्दी से बोले, आप पकाएंगी? निदा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ, तैयारी हो जाओ। नैना ने कहा तो निदा चुपचाप बाहर निकल गई। फिर उसने टेढ़े मेढ़े पराठे बनाए, लेकिन पहला जल गया था, बाकी ठीक थे। वो फ्रेश होकर किचन में आई तो पसीने से गीले चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। वो मबूत सब से देखे गया। आपका नाश्ता रेडी है। वो चाय पराठा सामने रखते हुए बोली तो हैरानी से उन पराठों को देखने लगा। सॉरी, एक जल गया था, बाकी दोनों ठीक है। अभी टेढ़े है ना? फिर मैं गोल बनाना भी सीख लूंगी। वो जल्दी से बोली तो महज उसे देखते रह गया। फिर सर झटक कर वो नाश्ता करने लगा। वक्त यूं ही गुजर रहा था। उनकी शादी को 1 माह हो चुका था और उसके पास भी नहीं जाता था। फिर एक दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे अपनी चेयर पर बैठे उसी के बारे में सोच रहा था।
किसी नए कमिश्नर साहब का फोन आया जिनका कल ही ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने अपने दफ्तर में उसे तलब किया था। वो पुलिस स्टेशन से निकलकर उनके दफ्तर में पहुंचा। उसे इसकी कारकर्दगी पर सराह रहे थे और नेक्स्ट एक केस के बारे में बात करने लगे। सर, एएसपी साहब ने कहा है कि इस केस पर काम नहीं करना। वो आहिस्ते से बोला। क्यों? वजह? आप शायद भूल रहे हैं कि इस होटल में ड्रग्स का काम होता है और इसके खिलाफ आपको सबूत ढूंढने होंगे। आप अपनी ड्यूटी इस तरह पीछे नहीं हट सकते। कमिश्नर अदनान सिद्दीकी ने नागवारी भरे अंदाज में कहा। सर, मैं जानता हूँ, मैंने सारे सबूत भी इकट्ठे किए थे, मगर एसीपी साहब ने मुझे छीन लिए, उन्हें जाया कर दिया और मैंने डुप्लीकेट रखे हुए थे अपने पास और पहले वाले कमिश्नर साहब को जाकर दिखाए तो उन्होंने कहा कि एसीपी साहब ने बंद करने को कहा है तो बस बंद कर दो, और सीनियर्स के सामने हम जैसे जूनियर की क्या ही मिजाल है। वो तलख रजे बोला। इसकी क्या वजह है? वो लब भींच कर बोले। होटल का मालिक उनका साला है सर। वो सर झटक कर बोला। आप सबूत लेकर आइए और अब ये केस दोबारा से खुलेगा और मैं देखता हूँ कौन रोकता है। इस केस को 1 हफ्ता पूरा कीजिए और इस हॉस्टल को सेट कीजिए, ये मेरा ऑर्डर है। कमिश्नर साहब ने कहते उसे खुली इजाजत दी तो इसका चेहरा खिल उठा था। फिर उसके दिन रात की मेहनत से 7 दिन बाद वो होटल बंद हो चुका था और ऐसे भी रमीज साहब ने उसे धमकी दी तो कमिश्नर ने उनको सस्पेंड कर दिया। अगले दिन वो ऑफिस गया तो कमिश्नर साहब उठकर उनसे मिले। मैं प्राउड ऑफ यू यंग मैन, तुम में मुझ में एक और अदनान सिद्दीकी नजर आ रहा और ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। वो बोले तो उसने लिफाफे को खोल कर देखा तो इसमें इसका प्रमोशन था। सर, ये उसके अल्फाज जैसे खत्म हो गए। रमीज, गद्दारों की वजह से तो इस सीट से महरूम थे और तुम्हारा हक दिया है मैंने। हमेशा यूं ही ईमानदारी से रहना, पॉजिटिव सोच रखना, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो बोले तो उसके कानों में बेख्तियार नैना के अल्फाज गूंजे। उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। वो मिठाई लेकर घर पहुंचा तो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ सामने आफिया बेगम बैठी थी। वो जल्दी से पास गया। अम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया। वो पास जाकर बोला तो उन्होंने सर उठाया और उनकी आंखें सुर्ख थी। क्या हुआ अम्मी, और नैना कहाँ है? उसने बेकरारी से पूछा। चली गई जहां से वापिस आई थी। उसकी माँ आई थी, ले गई। आफिया बेगम ने कहा तो उसका दिल जैसे डूब गया। वो गुस्से से मुट्ठियां बीच कर पलटा और बाइक निकालकर उड़ाता हुआ मलिक मेंशन की जानिब जा रहा था। वो जब से मलिक मेंशन आई थी तब से अपने कमरे में होकर रह गई थी। कब रोते रोते सोती उसे पता भी न चला। फिर अचानक से दरवाजा खुला और वो दुश्मनी जान अंदर दाखिल हुआ गया। बस हो गई तुम्हारी मोहब्बत खत्म। वो पास आते हुए बोला और बिना कोई जवाब दिए निगाहें चुराती उठ बैठी और फिर बाल समेटे उठकर वॉशरूम की जाने पड़ी। और जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा बंद करने लगी वो पास आकर पाँव अड़ाता उसकी आंखों में झांकने लगा जहां अजीब सी उदासी थी। वो थूक निकलती पीछे को कदम लेने लगी और जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे उसके पास जा रहा था और अंदर दाखिल होते उसने दरवाजा जोर से बंद किया तो नैना ने घबराकर कानों पर हाथ रखे। आखिर चाहती क्या हो तुम? पहले तुम मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं और मैं 3 माह के लिए शादी की और तुमने 1 माह में मुझे उकताकर वापस चली। बिल्कुल ठीक बात है ये। ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पूरी नहीं हो जाती। वो इसके कंधों से झगड़े उसे दीवार के साथ लगाते हुए बोला और इसी वक्त उसका हाथ शॉवर के बटन पर लगा और रूफ शॉवर चल पड़ा। दोनों पर छम छम पानी बरस रहा था और उसकी गर्दन में हाथ डालता उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेता उसकी सांसों पे सांसें उलझा गया। उसके सीने पर हाथ रख के उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती, उसे इतनी शिद्दत से बरसाता जैसे उसने इसकी रहाई बख्शी तो वो खांसती हुई गहरे गहरे सांस लेने लगी। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी हमारी सुहागरात बाकी है और वो भी मना कर जाऊंगा आज। वो कहता हुआ उसे गोद में उठाया और बाहर आते उसे जोर से बेड पर उछालते उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो नफी में सहलाती पीछे घूमने लगी। उसकी करीब जाते उसे बाहों में भरे उस पर अपना हक जताने लगा। कुछ देर तो वो मजामत करती रही मगर उसकी तवाना वजूद के सामने उसकी कमजोर सी मजामत बेकार थी और फिर वो पुरस्कून होकर उसमें खुद में भींच कर आंखें मूंद गया और उसकी सीने में समाई हिचकियों से रोती। क्यों रो रही हो? यही तो चाहती थी ना तुम, तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मेरी गुर्बत से वहशत खाने लगी? उसकी जबड़े दबोच कर बोला तो उसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई। जवाब ही दे रही, बस रो ही जाओगी? बताओ मुझे, अब नफरत होगी है मुझसे। अब तुमने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे उकता जाओगी मगर तुमने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा और देखो मैं सच्चा साबित हो गया। खैर मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक शादी की लेकिन अब मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना, सो आज मैंने वो हासिल कर लिया। अब से हम दोनों की रास्ते अलग। जल्दी तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। उसे पीछे हटाते उठकर बैठते हुए बोला और फिर उसने शर्ट पहनी और उसे यूं ही गुमसुम छोड़कर वहां से निकलता चला गया। अगले दिन भी यूं ही गुजरा और जब रात को घर आया तो जैसे पूरे घर में एक सुनाटा सा उसे महसूस हुआ। हालांकि पहले भी ऐसा होता था
मगर जब से वो आई थी ऐसा लगता था जिंदगी में बाहर आ गई है। वो चाहे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, मगर उसका होना ही उसके लिए बाइस से सुकून था। जाते जाते वो इसका सुकून छीन कर ले गई थी और इसी डर से आज वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कमरे में लेटा हुआ था और कुछ देर के बाद वो चाय पीने के इरादे से बाहर निकला और निदा से चाय का कहने के बाद उसके रूम की जाने पड़ा। और जैसे उसने दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही थी। उसने मजीद पास आकर कान लगाए तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। इस सब में मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपने भैया को खो दिया। काश कि वो सब ना हुआ था। मैं भैया को सब सच्चाई बता दूंगी। निदा हिचकियों के दरमियान रो रही थी और दूसरी तरफ न जाने क्या कहा गया, मगर निदा की यही रट थी कि वो ये बात भाई को जरूर बताएगी। वो एक चुटकी से दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो निदा के हाथ से मोबाइल छूट गया। उसने पास जाकर मोबाइल को जमीन पर से उठाकर उसका लाउड स्पीकर ऑन किया। हेलो निदा, तुम मेरी बात सुन रही हो? प्लीज तुम कुछ नहीं बताओगी इन्हें। दूसरी तरफ से नैना की आवाज सुनाई दी। क्या नहीं बताना चाहती तुम दोनों मुझे? और सर लहजे में बोला तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। तुम बताओ, क्या छुपा रही थी तुम मुझसे? जल्दी बोलो निदा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी वजह से उसने मुझे खो दिया? वो दहाड़ कर बोला तो सहम सी गई। आप इस तरह से मत डांटे इसको, और आपकी इस डांट की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स भी आपसे शेयर नहीं कर पाती। बहुत बहुत बुरे इंसान है आप। दूसरी तरफ से नैना ने जब कहा और फिर कॉल काट दी, वो लब पींच कर जारों की तार रोती निदा को देखने लगा। बोलो अब। वो नागवानी से बोला, भैया वो दरअसल मेरी फ्रेंड्स बनी थी ना, वो लोग काफी अमीर घराने से थी और मैं उन लोगों से मुतासिर हो गई। और पिछले हफ्ते की बात है, मेरी उन दोस्तों ने मुझे कहा कि चलो आज चलकर के होटल में खाना खाते हैं। और वो लोग मुझे एक होटल ले आए, मगर वो होटल कपल्स की मशहूर था और वो लोग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी और मुझे इस बात का नहीं पता था। तो कुछ देर के बाद वो लड़के आए और मैं घबराकर वहां से जाने लगी, मगर उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया और मैं अपनी जान छुड़वाने के लिए काफी कोशिश करती रही, मगर वो तीनों मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। और फिर उसी वक्त पुलिस की रेड बढ़ गई और उन लोगों के साथ साथ मुझे भी पुलिस स्टेशन ले गए। मैंने उन लोगों को काफी मिन्नतें की, मगर वो लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि अपने घर से किसी को बुलाओ। तो मैंने बहुत ज्यादा मैं डर गई थी। मेरे खिलाफ FIR दर्ज भी हो गई। अगर मैं आपको फोन करती तो आप मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते। मैंने अभी भाभी को फोन किया तो वो फौरन वहां से पहुंच गई, मगर पुलिस वाले पैसों की डिमांड कर रहे थे और भाभी के पास इतने पैसे नहीं थे। तो मुझे कहने लगी मजबूरन उन्हें आपको फोन करना पड़ेगा, लेकिन मैं डर गई और मैंने उनकी मिन्नत समाजत की कि आपको नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए मजबूरन उन्होंने अपनी मदद से मदद मांगी और उन्होंने आकर मुझे पुलिस स्टेशन से रिहा करवाया। और फिर इसी वजह से वो कल आकर यही बात पर भाभी को ब्लैकमेल करके वापस ले गई और बोलते हुए फूट फूट कर रोती। वो लब पींच कर उसे देखने लगा। अपने भाई पर ट्रस्ट नहीं था क्या तुम्हें? इसमें मेरा क्या कसूर? सच कहा नैना ने कि मेरे डर की वजह से तुम अपनी प्रॉब्लम से मुझसे शेयर नहीं करती। बहुत बुरा भाई हूं मैं ना। उसके पास बैठते हुए बोला तो फूट फूट कर रोती उसके सीने से लग गई। आई एम सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपने हमेशा मुझे ऐसी दोस्ती करने से मना किया, मगर मैं ऐसे लोगों से इतनी जल्दी मुतासिर हो जाती हूँ। भूल ही गई कि सब नैना भाभी जैसे नहीं होते। वो नम लहजे में बोलती जा रही थी और वो लब कुचलते अपना सर थाम गया। अच्छा तुम फिक्र मत करो और आराम करो, मैं तुम्हारी भाभी से मिलता रहा था। अब प्लीज उसे बताना तक कि मैं उससे मिलने आया। वो कहता हुआ उठा और तेजी से बाहर की जाने पड़ गया। कुछ देर में वो मलिक हाउस के सामने मौजूद था। गाड़ी के रुकने के बावजूद वो अंदर दाखिल हुआ तो वहां पार्टी चल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे घर आने की? लैला मलिक ने गुस्से से कहा और गार्ड को आवाज देकर पुकारने लगी। हंगामा मत कीजिए सासू मां, मैं यहाँ पर अपनी बीवी को मिलने आया और आप मुझे रोक नहीं सकती। अगर आपने ऐसा किया तो कल की न्यूज में न जाने क्या क्या होगा। वो गुस्से से बोला, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में क्या क्या जानती हूँ। अगर तुमने बता दिया ना तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। अभी कल ही तो तुम इसे ACP बनने थे और ये ना हो कि तुम्हारी वजह से फिर से डिमोशन हो जाए। वो इसकी आंखों में आंखें डाले हुए चबा कर बोले, आप जितनी मर्जी धमकियां दे ले, मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाला। हाँ मैं अपनी बहन के बारे में सब जानता हूँ और फिक्र मत कीजिए, उसे बेगुनाह साबित करूंगा। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला और फिर मीडिया उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। क्या आप दोनों ने अलग होने का फैसला किया है? एक एंकर ने पास आकर पूछा। जी बिल्कुल, ठीक सुना आपने, हमने ये फैसला किया है, लेकिन इसके पीछे वजह मेरी सासू मां है, क्योंकि इन्हें ऐसा दामाद पसंद नहीं मैं। हालांकि मेरी बीवी बहुत ज्यादा खुश है
लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता और इसलिए इन्हें मुझसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखना शर्म का बायस लगता है। लेकिन मेरी बीवी ऐसी नहीं है और मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, लेकिन ये मुझे मिलने ही नहीं दे रही। वो बाजी पलट चुका था और मिसेस लैला मलिक महज सब्र की घूंट पीकर रह गई। मीडिया अब उनसे तरह तरह के सवाल कर रहा था। वो इत्मीनान से अंदर की जाने पड़ गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो दुश्मनी जान इधर उधर टहलते अपनी जान सुखा रही थी। उसे देखते ही उसका रंग फीका पड़ गया। क्या बात है मेरी जान, खुद को इतना हल्कान क्यों कर रही हो? वो पास आकर बोला तो आंखें सुकेर कर उसे दिखने लगी। क्या कहा आपने निदा से? वो मेरा फोन तक नहीं उठा रही। वो गुस्से से बोले तो उसकी कमर में हाथ डाले उसके नरम रुई से रुखसार पर हल्की सी बाइट करता अपनी बाहों में बीच गया। छोड़िए मुझे, रात को भी आपने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके सीने पर हाथ रख के उसे पीछे धक्का देते हुए बोली और वो सोफे पर बैठता उसकी बाजू से थाम कर अपनी गोद में बिठा गया। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए और मेरी जिंदगी बन जाने के लिए। वो बोला तो नैना के चेहरे पर सुर्खी सी छा गई। छोड़िए मुझे और मेरे घर वापस जाने दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। वो नरूठे अंदाज में बोली, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ जा रही हो, क्योंकि आज तुम पे हक अपने कमरे में जताऊंगा। उसकी कमर से झगड़े मजीद खुद के करीब करते हुए बोला, मैं बिल्कुल भी आपके साथ नहीं जा रही। आपको क्या लगता है आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? पहले ठुकराते हैं फिर अपनाते हैं। मैं क्यों खिलौना हूं आपका कि जिस तरह चाहे वैसे खेलेंगे? वो तपे तपे अंदाज में बोली, तुम मेरी जिंदगी हो और ये बताते हैं मैं कैसा फील कर रहा हूं, इसका मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती, तुम मेरे आसपास रहती हो ना तो तुम्हारा खुमार छाया रहता है। अब पता है तुम्हारे इश्क की वजह से मुझ पर भी इश्क का खुमार चढ़ गया है। अब ये उतरने वाला नहीं है। अब तुम खुद को तैयार करो मेरी शिद्दत सहने के लिए। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुझे आपके साथ नहीं रहना। कल को फिर से किसी बात पर गुस्सा आया तो मुझे खुद से दूर कर दिया तो? उसकी गोद से उठते हुए बोली, अगर ऐसा हुआ तो जान से मार देना। उसे पीछे से बाहों के हिसार में लेते हुए बोला, मैं फिर भी नहीं जाऊंगी, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। वो हनूज जिद्दी अंदाज में बोली तो माथे पर अनगिनत बल डालकर उसे देखने लगा। तुम चल रही हो कि नहीं? उसका रुख अपनी जानिब करते इस बार गुस्से से बोला, हरगिज नहीं जाऊंगी। कह दिया तो बस कह दिया। उसके बाद करने की देर थी और उसकी गर्दन में हाथ डाले उसका चेहरा अपने करीब करता उसके लबों पर बुरी तरह शिद्दतें बरसाने लगा, यहाँ तक कि उसके हलक में खून का जायका सा महसूस हुआ। तो उसे छोड़ता हुआ पीछे हटा तो आंसू भरी निगाहों से उसे देखने लगी और फिर वो रोती हुई वॉशरूम की जाने पड़ी और जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा बंद करती टेक लगाए जमीन पर बैठती चली गई। ओह शिट, नैना प्लीज सॉरी मेरी जान, गलती से हो गया यार। वो दरवाजा नॉक करते हुए बेताबी भरे लहजे में बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से। वो अंदर से चिल्ला कर बोली, मैं हरगिज भी तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, यहीं पर बैठा रहूंगा। कर लो जो करना, तुम अगर जिद्दी हो ना तो मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ। अब मेरे घर में मेरी घर की औरतें अकेली हैं और वो लोग परेशान हो रहे होंगे। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें उनका ख्याल है कि नहीं। वो बोला तो कुछ देर वो दूसरी तरफ से वो खामोश रही और फिर टक की आवाज से दरवाजा खुला और वो बाहर आई। चले अब, वो बोला तो शिकवा किना निगाहों से देखती चुपचाप उसके साथ बाहर की जाने पड़ गई। मीडिया उन दोनों को देखते तेजी से उसकी जानिब आया और उनसे तरह तरह के सवाल कर रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने नैना से पूछा कि क्या वो शोबस को दोबारा ज्वाइन करेंगी, मगर नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, क्या आप अपनी बीवी को शोबस में दोबारा भेजेंगे? एक एंकर ने उससे पूछा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को हर निगाह देखे। मेरी बीवी बहुत कीमती हीरा है और कीमती हीरे को मखमली केस में बड़ा संभाल कर रखा जाता है। लेकिन ये तो मेरी अपनी सोच है ना। इसके साथ साथ अगर मेरी बीवी को कुछ करना चाहिए तो मैं उसे रोकूंगा भी नहीं, उसकी अपनी मर्जी होगी और ऐसा करने से उसका इज्जत और मकाम मेरी निगाहों में कम नहीं होगा। लेकिन अगर ये खुशी से ही छोड़ेगी तो मेरी निगाहों में इसकी इज्जत और मकाम और भी बढ़ जाएगा। और इसका हाथ थामकर वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला, तो उसे देख कर आएगी। फिर वो सबसे इजाजत लेकर बाहर की जाने पड़ गए। वो बाइक पर उसके साथ बैठी थी और मीडिया कवरेज कर रहा था क्योंकि एक सुपरस्टार हो रह चुकी थी। और फिर वो इसे लेकर घर आया और आफिया बेगम और निदा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर वो कितनी देर वहां पर बैठे बातें करते रहे और वो उठकर कमरे में चेंज करने चला गया। वो कमरे में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था मगर वो अंदर आई ही नहीं। वो झंझलाता हुआ बाहर आया तो निदा के साथ बाहर चारपाई पर सो रही थी। वो गहरा सांस भरता वापस कमरे में आया और छत पर गूं गूं करते उस पंखे को घूरा। फिर अगले दिन सुबह वो आफिया बेगम के साथ काम में मसरूफ थी और एक बार भी उससे बात करने नहीं आई थी। वो ऑफिस पहुंचा तो कमिश्नर साहब बेचैनी से उसी के मुंतजिर थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر ان کے الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے. سر آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے بلاخر پوچھ ہی لیا. ہاں وہ دراصل سرکاری طور پر تمہارے گھر دیا جا رہا تھا تو اس کی فارمیلٹیز پوری کر لو اور اگلے ہفتے اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤ. انہوں نے کہا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا. ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد گھر واپس آیا اور جب یہ خوشخبری سنائی تو وہ تینوں بھی بہت زیادہ خوش ہوئی تھی. پھر یہ 7 دن کیسے گزرے انہیں پتا ہی نہ چلا اور وہ لوگ پیکنگ میں مصروف تھے اور ساتھ میں وہ دن وہ لوگ سرکاری گھر میں بھی شفٹ ہو گئے. وہاں شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے پورے گھر کی سیٹنگ کی اور آج چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ بھی گھر میں موجود تھا. وہ اپنا کمرہ سیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی مداح جان کو دیکھا جو کہ پرسکون سی صوفے پر لیٹی ہوئی تھی. کیا بات ہے مائی لو, تمہاری قسمت کی وجہ سے آج ہم یہاں اے سی کی ہوا کھا رہے ہیں. تو آج کی رات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنے دنوں سے میں تمہیں بخش رہا ہوں, اب آج نہیں چھوڑنے والا. وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. اب تمہارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے اور اگر تم سوچ رہی ہو نا کہ آج بھی تم ندا کے کمرے میں سونے جاؤ گی تو ایسا سوچنا بھی مت, کیونکہ پھر میں ندا کو وہاں سے اپنے کمرے میں بیچ کر وہیں پر شفٹ ہو جاؤں گا. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تو وہ تھوک نکلتے نگاہیں چرا گئی. ارے میری جان لوگی کیا؟ وہ اپنا نچلا دن لب دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا تو سٹ پٹا کر اٹھ کر کھڑی ہوگی. رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو وہ کمفرٹر تانے لیٹی ہوئی تھی. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم سوئی نہیں ہو. اس کا کمبل کھینچ کر اتارتے ہوئے بولا تو انہوں نے انداز میں دیکھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی. کتنے ان رومانٹک ہیں آپ, ایسے کون بناتا ہے بیوی کو؟ وہ منہ بسوڑ کر بولی. اچھا تو کیسے بناتے ہیں؟ اب تمہیں تو سب پتا ہے, ظاہر بات ہے رومانٹک ڈرامے کرتی رہی ہو. اب مجھے تو نہیں پتا, میں تو بس پیاری پیاری باتیں کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ تمہیں بہت سارا پیار کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس کے رخسار پر جھکتا اس پہ شدت برسانے لگا. ہٹیے پیچھے اور پہلے مجھے میری منہ دکھائی دیجیے. وہ اپنی مخملی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولی تو وہ سر جھٹک کر اپنے لب رکھ گیا. وہ ہڑبڑا کر اپنا ہاتھ کھینچ کر اسے دیکھنے لگی اور مسکراتے ہوئے پلٹا اور سائڈ دراز سے ایک باکس نکالا اور اس میں چاندی کی پائلز تھی. تمہیں پائلز بہت پسند ہے نا؟ وہ فی الحال چاندی کے لے سکتا تھا, بہت جلد سونے کی لے کر دوں گا. وہ کہتے ہوئے زمین پر گھٹنوں پر بیٹھا اور اس کا پاؤں اپنی تھائی پر رکھتا اس پہ بڑی محبت سے پائلز پہنانے لگا. نینا کے چہرے پر کوسی خزاں کے رنگ چھا گئے تھے. اس کے دونوں پیروں پر باری باری لپکتے اٹھ کر اس کے قریب آیا تو نینا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی. اوہ شٹ, تو بالکل اچھی نہیں لگی کیا یہ؟ چلو میں اتار دیتا ہوں. وہ جلدی سے بولتا جھکنے لگا. وہ جلدی سے اسے ہگ کر گئی اور وہ دھیما سا مسکراتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اس پر شدتیں برسانے لگا. اگلی صبح بہت روشن اور کھلی کھلی سی تھی اور ابھی وہ مزید 2 دن کی چھٹی لیے ہوئے تھا تو آج بھی وہ گھر پر ہی تھا. شام کے وقت وہ لوگ لیونگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ باہر بل بجی اور گارڈ نے انٹرکام پر بتایا کہ کمشنر صاحب آئے ہیں تو ہڑبڑا کر باہر بھاگا اور انہیں بڑے احترام سے اندر لے آیا. نینا اور ندا کچن میں ہی عافیہ بیگم کے ساتھ چائے کی تیاری کر رہی تھی اور کچھ دیر میں وہ چائے لے کر باہر آئی. انہیں سلام کیا تو وہ کمشنر سے بیکتار اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور انہوں نے جیسے ہی نینا کے سر پر ہاتھ رکھا تو خود کو خود اس کی آنسو بہنے لگے. نینا حیران پریشان انہیں دیکھ رہی تھی. میں آپ کا بابا عدنان صدیقی, کمشنر صاحب نے کہا تو سب سن کے اور نینا کے بھی آنسو بہنے لگے. وہ دونوں باپ بیٹی گلے لگے تڑپ تڑپ کر رو دی اور سب نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے. آپ کا دل نہیں چاہتا تھا بابا کہ آپ مجھ سے ملتے؟ نینا نے پوچھا. فضیلت یعنی کہ لیلا نے کبھی ملنے ہی نہیں دیا اور کافی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ تم میری بیٹی ہو اور میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں تمہارے پاس گیا تو کہیں تم مجھے دھکار ہی نہ دو. بس اسی کشمکش میں 5 سال گزر گئے اور پھر میرا ٹرانسفر یہاں پر ہوا. میں ملنا چاہتا تھا لیکن لیلا کے ڈر سے نہیں گیا. پھر کچھ دن پہلے میڈیا پر مجھے پتا چلا کہ تمہاری اور شاہزب کی شادی ہوئی ہے اور میں اگلے دن شاہزب کو یہ بات کہنا چاہتا تھا لیکن میرے الفاظ میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے. آج میری ہمت جتا کر یہاں آیا ہوں. تھینک یو میرے بیٹے, آپ نے مجھے معاف کر دیا. وہ نیم آنکھوں سے بولتے ہوئے بولے. نہیں بابا ایسے مت بولیے. اور نینا نے سب کچھ بتایا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں. وہ افسردہ لہجے میں بولی. پھر وہ اپنے گھر کے بارے میں بتانے لگا اور ان کا یہ 15 سال کا بیٹا اور اس کے علاوہ 12 سال کی 2 جڑواں بیٹیاں رابعہ اور ماریہ تھی. ان کی آپ کی ماما جانے کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے عارفہ اپنی ماموں زاد سے شادی کر لی تھی. وہ بیوہ تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا. اور دیکھیے عارفہ نے میری زندگی کو جیسے جنت بنا دیا ہے. میرا عورت ساز سے اعتبار اٹھ چکا تھا لیکن عارفہ کی محبت نے میرے سارے غموں کو مٹا دیا. میرے 4 بچے بھلے بڑا والا عارفہ کے پہلے شوہر سے ہے مگر وہ سب سے فرما بردار ہے اور اسپیشل فورس کا چیف ہے لیکن اس سب کے باوجود میں کبھی تمہیں نہیں بولا.
वो नम लहजे में बोल रहे थे और इनके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मुझे भी सबसे मिलना है, मामा से, अपने सब बहन भाइयों से। क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? वो बेताबी बड़े लहजे में बोली तो कमिश्नर अदनान सिद्दीकी जैसे खुशी से खिल उठे थे। जरूर बच्चे, उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा। वो सब तो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है, खासतौर पर आरफा, और आपकी दोनों छोटी बहनें तो आपकी बहुत बड़ी फैन है। आपकी सीरियल बहुत शौक से देखती थी। अदनान सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल जरूर आएंगे आप लोग, वो धीमी आवाज में बोली। फिर कुछ देर बैठने के बाद वो अदनान सिद्दीकी वापस चले गए और अगले दिन सब लोग अदनान सिद्दीकी के स्पेशल बुलाने की वजह से उनके घर पहुंचे और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए उनका फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। आरफा बेगम सच में बहुत नाइस खातून थी। राबिया, मारिया और सारिम बड़ी मोहब्बत से मिले थे और वो अपने बहन भाइयों के साथ बहुत खुश थी। और फिर अजलान भी आ गया, जो कि आरफा के पहले शौहर का बेटा था। उसने भी बहुत आजसी और इंकिसारी थी, सबसे बड़ी मोहब्बत से वो मिला था। रात का खाना काफी खुशगवार माहौल में खाया गया और फिर वो काफी रात के वापस लौटे। कपड़े चेंज करने के बाद वो आकर शाहजेब के कंधे पर सर रखकर अभी तक उनसे बातें कर रही थी और उसकी खुशी में बहुत ज्यादा खुश था। शाहजेब बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी किसी को इतना चाहेगा। उसकी पेशानी पर बोसा देते उसको अपने बाहों के हिसार में ले गया। 1 साल बाद उन्होंने अहमद को आफिया बेगम की गोद में डालकर स्टेज की जानी पड़ी, जहां पर निदा और अजलान के वलीमे का फोटोशूट चल रहा था। शाहजेब ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसकी आंखों में देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया और कैमरे की आंख ने खूबसूरत मंजर कैच कर लिया था। और फिर उसके मजीद करीब आता उसके कान में बोला, मोहब्बत में कोई राज छुपाया नहीं जाता। तुम्हारी आंखों की चमक में सब कुछ सजा नहीं होता। हमारी कहानी में इश्क की खुशबू बिखर गई है। तेरी हंसी से मेरी दुनिया का हर गम मिट गया है। नैना ने शर्मगीन मुस्कुराहट से निगाहें झुकाई, अभी उसके सीने में चेहरा छुपाए उसे हक कर गए और सब लोग उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे।